हेलो एवरीवन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आ, मेरा नाम देवेंद्र नेगी है और आई एम अ फाउंडर ऑफ BFSI कोर्सेज एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर 5A सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स के कुछ क्वेश्चंस। सो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू। ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करे गए हैं। यू ट्राई टू check that and understand जो भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं एंड दिस क्वेश्चन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. So the first question is, which of the following factors, if missed, can impact the long-term financial goals of an investors? Asset allocation, compound interest, inflation or diversification? कौन सा ऐसा फैक्टर है? So the factor which is inflation. So inflation की वजह से जो रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग उस पर फ़र्क पड़ता है. चाइल्ड एजुकेशन बिकॉज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. सो द करेक्ट आंसर इज इन्फ्लेशन. The explanation is simple. It is a key factor to consider when planning for long-term financial goals because it reduces the purchasing power. हमें पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट इम्पैक्ट्स द रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. Okay, second question. Retirement planning goal is an important and dash financial goal. Is it short term, long term or medium term? जनरली जब भी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है इट इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म बिकॉज वी नीड more corpus, more amount of money to be accumulated for retirement planning. That's why we require more amount of money for that. So explanation, retirement planning is a long-term financial goals because it involves savings and investing over a long period of time to ensure financial securities in retirement. So जब भी retirement planning होती है आज की एज के अकॉर्डिंग करंट एज और रिटायरमेंट एज और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द डिपेंडेंट्स. सो जो भी डिपेंडेंट्स है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अकॉर्डिंगली ही रिटायरमेंट प्लानिंग करी जाती है. सो दीज विल बी द नंबर ऑफ ईयर्स व्हेन समबडी रिक्वायर फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग. सो इसके लिए क्या होता है कि आपको एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना होता है, राइट. इज़ नॉट और फॉर अ शॉर्ट टर्म कि आप रिटायरमेंट एज के बाद जैसे आप रिटायर हो रहे हो या सोच रहे हो उसके बाद जो आपको अमाउंट चाहिए वो कम समय में इकट्ठा हो सकता है. थर्ड क्वेश्चन, अ बेयर मार्केट और अ फाइनेंशियल क्राइसिस रिजल्ट्स इन पीपल फेयरिंग सेफ एसेट्स. जब भी मार्केट में कोई क्राइसिस आता है तो उसकी वजह से क्या लोग प्रेफर करते हैं सेफ एसेट्स में? द आंसर इज यस, डेफिनेटली इट इज़ ट्रू. In bear market or financial crisis, investor tends to prefer safe assets to protect their capital from the market volatility and potential losses. So जो भी losses हो सकते हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेस हो सकते हैं, उसकी वजह से और मार्केट में जो उठापटक होती है उसको कम करने के लिए पीपल प्रेफर फॉर द सेफ एसेट्स लाइक डेट स्कीम्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स. Which of the following factors should be considered while evaluating an investments? First, convenience. Second, economies of scale. Third is liquidity. Fourth is financial goals. So कौन से ऐसे factors हैं जो evaluate करते हैं investments को, whether it should be convenience, economies of scale, liquidity or financial goals? Factors should be on the B, C and D.
सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल गोल्स. कन्वीनियंस मैटर नहीं करता बिकॉज कन्वीनियंस गिव्स राइट टू ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, राइट. जैसे म्यूचुअल फंड्स है, सो म्यूचुअल फंड इज़ कन्वीनियंट टू इन्वेस्ट, पर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए हमें देखना होता है लिक्विडिटी कितनी है उस इन्वेस्टमेंट्स में, फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंगली वो करेगा नहीं करेगा, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स. So when evaluating investment, economies of scale, liquidity and financial goals are crucial factors to consider as they impact the efficiency, accessibility, alignment of the investment with the investor's objective. Why is taxation an important point to consider while evaluating an investments? So taxation क्यों important है जब भी हम evaluate करते हैं investments को? It impacts the convenience and flexibility to withdraw money. It could force a trade-off between safety and return on investments. Tax rate change as a rule change. Tax rate limit the extent of investment that can be made. So just a moment. Right. So you can see all the options now. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. वाई? बिकॉज टैक्स रेट चेंज एज अ रूल चेंज. जैसी रूल चेंज होता है तो टैक्स रेट भी चेंज हो जाता है. सो दैट्स वाई टैक्सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. Taxation is important because tax rates can change with new rules affecting the net returns on investments. So आपने देखा होगा equity was tax free. It was tax free for long term. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए टैक्स फ्री था. सो उसको फिर क्या कह रहा, टैक्स को हटा दिया. सो नाउ इक्विटी हैज़ अ टैक्सेशन ऑल्सो. डेट में था, डेट में जो टैक्सेशन था लॉन्ग टर्म, उसको क्या कहते हैं, इंडेक्सेशन उसमें मिलता था. सो इंडेक्सेशन आप टैक्सेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे. वो जो मिलता था उसको ख़त्म कर दिया. सो लॉन्ग टर्म में जो डेट है अब वो इनकम आपके जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट हो चुके हैं. देयर विल बी नो इंडेक्सेशन बेनिफिट. सो इंडेक्सेशन से क्या होता था, जो आपका टैक्स था वो कम हो जाता था. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज डज नॉट ऑफर इनकम ऑन अ रेगुलर बेसिस? इसमें से कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो रेगुलर इनकम नहीं देता है? रेगुलर इनकम का मतलब है पीरियोडिकली आपको इनकम जनरेट नहीं होती है. रियल एस्टेट में होती है, रेंट के फॉर्म में यू गेट सम इनकम. फिजिकल गोल्ड में नहीं होती है. स्टॉक्स में रेगुलरली पीरियोडिकली नहीं बट ओकेजनली डिविडेंड की फॉर्म में होती है. डिबेंचर्स में इंटरेस्ट रेट की फॉर्म में आपको इनकम अर्न होती है. So the correct answer is physical gold. So if you have physical golds, you are not earning any regular income on that, right? So physical gold does not offer regular income, unlike real estate, stocks or debentures, which can provide rental income, dividends or interest payments. Which of the following asset categories can also be purchased for consumption purpose apart from investments? सो कौन सा ऐसा है जो कंजम्पशन पर्पस के लिए भी यूज़ होता है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ होता है? रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स. सो रियल एस्टेट ही है जिसको लोग कंजम्पशन पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, राइट? और उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं. कंजम्पशन मीन्स दे आर ऑल्सो यूजिंग फॉर देयर नीड. Both consumption, living in a house, are investment purpose, unlike stock, bonds, and debentures. Movement in bond prices on the account of changes to interest rate is referred to as. जब भी बॉन्ड प्राइस में मूवमेंट होता है
ड्यू टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, तो उसको हम क्या कहते हैं? इज इट प्राइस रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और मार्केट रिस्क? विच वन इज कंसिडर? जब भी इंटरेस्ट रेट में मूवमेंट की वजह से प्राइस में चेंज हो रहा है, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ इंटरेस्ट रेट रिस्क. ऑलराइट. So interest rate risk refers to the impact of changes in interest rate on bond prices, where an increase in interest rate typically leads to decrease in bond prices. So जब भी interest rate increase होते हैं तो bond price decrease होते हैं because they are inversely proportionate. इसको हम एक लीवर की फॉर्म में देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड प्राइस डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट? सो और वाइस वर्सा, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजिंग, बॉन्ड प्राइस increases. Which of the following investment avenues suffers from liquidity risk? कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जिसमें लिक्विडिटी रिस्क होता है, ज़्यादा है? रियल एस्टेट, equity shares, government bonds, treasury bills. So treasury bills is highly liquid. Government bonds are also liquid, has a liquidity. Shares are also highly liquid. You can sell it through stock exchange. Real estate has a low liquidity. Or we can also say is illiquid. Illiquid means कि आप इसको इन कैश नहीं कर सकते हैं. आपके पास अगर एक लैंड है, प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, यू कैन नॉट इन कैश इट विद अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम unless and until you have a buyer who ready to pay for the price for your property or real estate. Which of the following investment avenues suffers from real estate? Real estate suffers from liquidity risk because it can take a long time to sell property and convert it into cash compared to more liquid assets like equity, shares or government bonds. Which of the following is not a strategy used for managing investment risk? कौन सा ऐसा strategy है जो used नहीं होता है for managing investment risk? Avoidance? Is it avoidance? Is it diversification? Taking position to benefit from some event or loss aversion? ठीक है, सो स्ट्रैटेजी एक है इन्वेस्टमेंट रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसको अवॉइड ही कर दो, राइट? अवॉइड मीन्स उस इन्वेस्टमेंट्स में जाओ मत, डाइवर्सिफाई कर लो या टेक अ पोजिशन फ्रॉम द सम इवेंट्स. सो वी कैन टेक we are taking some of the positions in order to benefit, like volatility होती है तो we are managing the investment risk on that. So loss aversion is the only thing where we are not इसमें क्या कर रहे हैं हम, is not an strategy. इसमें हम what we are afraid of not putting the money into the market. So loss aversion is not a strategy for managing investment. It is a behavioral bias. It is actually not a strategy. It is a psychological effect investor has. So he is preferring avoiding losses over acquiring equivalent gains. The probability of losing everything can be significantly reduced through. So probability means chances of loss everything can be significantly reduced up. Suppose आपके पास 3 stocks हैं, ठीक है? Will the 3 stocks value become 0? The chances are high. So if you diversify across 15 to 20 shares, there are chances that you will not lose the entire money, right? The entire money will not become 0. So diversification is the only thing where your reduces the what you are doing, you are increasing the probability of not losing the amount, right? Diversification significantly reduces the probability of losing everything by spreading investments across various assets
thereby mitigating risks. So अलग अलग एसेट्स में इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. चैप्टर 1 में एसेट्स के बारे में डिफाइन कराया गया है. एसेट्स कौन कौन से हैं? इक्विटी, फिक्स इनकम जिसको हम डेट्स कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले, कमोडिटीज़ और अदर्स. ठीक है. डेट, फिक्स इनकम भी अलग अलग तरह के हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इक्विटी में भी लॉन्ग. सो इफ़ यू चेक, इक्विटी हैज़ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग कैप के इसमें है. So you diversify to different assets, so you're reducing the probability of losing everything. आपका पैसा ज़ीरो नहीं होगा. A known devil is better than unfortunate angel. This proverb reflects which of the following behavioral biases in investment decision making. ऐसा कौन सा है जिसमें unknown devil, जिस मतलब is better than unfortunate. तो होता क्या है, जिस चीज़ को हम जानते हैं, राइट, जिस चीज़ को हमें पता होता है पहले से, सो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, राइट, उसी पे हम ज़्यादा बायसेस रखते हैं. तो ऐसा कौन सा बायसेस है इसमें? सो दैट इज़ अ फैमिलियरिटी बायसेस. हर्ड मेंटालिटी होता है, भेड़ चाल. कन्फर्मेशन बायस में आप ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, रिसेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे आप कर रहे हो. जो चीज़ में आप फेमिलियर हो, जिस इंडस्ट्री को आप जानते हो, उसी के बेसिस पे ही आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो. सो द proverb a known devil is better than unfortunate angel reflects familiarity bias, where investors prefer familiar investments over potentially better but unknown options. Right? Which of the following behavioral biases in investment decision making explains people's tendency to prefer avoided losses to acquiring equivalent gains? In the previous question, we have seen this thing, we have discussed it. So if you remember it, you will be able to answer. Herd mentality होती है भेड़ चाल, ठीक है. Confirmation bias, already you are confirming it. Availability heuristic, जो भी recent information available है आपके पास. Loss aversion, so loss aversion is the thing where what this biases, इसमें क्या होता है, people prefer avoiding losses to acquire the equivalent gains. अगर उनको 5,000 का गेन करना है तो they will avoid the 5,000 loss as well, and this will make them do not invest in the equity market. So loss aversion काफ़ी हद तक लोगों को रोकता है. इस बायसेस की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं इक्विटी मार्केट में. So loss aversion explains the tendency to prefer avoiding losses to acquiring equivalent gains, influencing investment decisions and risk tolerance. So risk tolerance होता है ability to take risk, जिसको हम risk profile कहते हैं for an investor. So ability to take risk is a risk tolerance. उसके भी अलग अलग factors होते हैं. Dash is the process of determining the ability of an investors to bear any losses from various investments. So कौन सा ऐसा process है जिससे हम determine करते हैं? Just in the previous question I have discussed it. Ability of an investors to bear any losses from various investments. Is it hedging? So hedging में आप एक position लेते हो. Asset allocation में आप अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. आर्बिट्राज में आप अपॉर्चुनिटी देखते हो, मिस प्राइसिंग ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज़ सो दैट यू कैन टेक द कॉल बाइंग एंड सेलिंग इन अ डिफरेंट मार्केट. रिस्क प्रोफाइलिंग है जिसको हम रिस्क टॉलरेंस कहते हैं. रिस्क प्रोफाइलिंग हम करते हैं, इससे पता लगता है कि इन्वेस्टर्स कितना लॉस बेयर कर सकता है. So risk profiling is a process of determining
an investor's ability to bear losses from various investments, helping them to align investment choices with risk tolerance. Okay. A person operating with large capital base can take risk. So person operating with large capital base, अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो क्या लो रिस्क लेगा, हाई रिस्क लेगा, मॉडरेट रिस्क लेगा या ज़ीरो लेगा? जनरली जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपिटल होता है, सो दे टेक द हाई रिस्क. A person with large capital base can take high risk because they have more resources to absorb potential losses and pursue higher returns. So they can absorb the potential losses. अब generally क्या है, जिसके पास ज़्यादा capital है, so they can absorb those losses, but those who have less capital, and if you're taking the higher risk, so how they are going to absorb the potential losses in order to pursue the better return or the high return. Which type of asset allocation is decided based on the analysis of the needs and risk appetite of the investors? So कौन सा टाइप का एसेट एलोकेशन है जो डिसाइड करता है इन्वेस्टर्स के नीड्स और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट्स करना? आपने दो तरह के एसेट एलोकेशन पढ़े हैं वर्कबुक में, सो यू कैन चेक दैट. फर्स्ट इज द स्ट्रैटेजिक, अनदर इज द टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. ठीक है, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन में ये होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स के गोल्स होते हैं उसके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट्स करा जाता है. गोल शॉर्ट टर्म के हैं, मीडियम टर्म के हैं, लॉन्ग टर्म के हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट्स करा जाता है और इन्वेस्टर्स का क्या रिस्क एपेटाइट है. टैक्टिकल एसेट एलोकेशन जो होता है ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन इसको कहते हैं. इसमें डायनेमिकली एसेट एलोकेशन को चेंज करा जाता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस. So which type of asset allocation is decided? Strategic asset allocation is based on analyzing the needs and risk appetite of the investors, setting a long-term investment strategy. A seasoned investors operating with large investment surplus should go for which asset allocation? So seasoned investors कौन होते हैं? जो experience होते हैं, right? Can say experienced investors. They have experienced in the investing in the financial markets for a long period of time. तो जब भी ये ज़्यादा पैसा लगाते हैं तो एक कौन सा एसेट एलोकेशन प्रेफर करते हैं? इज इट स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल, फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड? So seasoned investors always prefer a tactical asset allocations because they take higher risk in order to pursue the high returns and because they can absorb losses also. A seasoned investors with large investable surplus should opt for tactical asset allocation, which involve adjusting the portfolio based on the market conditions to capitalize on a short term opportunities. जैसे शॉर्ट टर्म में कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है मार्केट में, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सो दे चेंज द एसेट एलोकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशंस. Which of these is a benefit for customers taking professional help to manage investments? So इसमें कौन सा ऐसा benefit है where customers is taking professional help to manage investments? So professional help में आप होता है mutual fund distributor in case of person looking, or investment advisor, research analyst, they are evaluating कौन कौन से stocks में. तो they are the professionals who can help them. Financial planners, wealth advisors. The customer gets expert help, a SEBI regulated affordable cost. The customer gets expert help, SEBI regulated mutual fund investment advice. The customer learn from experts how to manage their investment themselves. The customer learns from expert how to save time and money managing that. The customer is not learning anything. So these are not the answer. The customer get expert help, a SEBI regulated mutual fund investment advice. So SEBI regulated mutual fund advice, because we are talking about not the mutual funds, talking about managing the investments.
So the first one, because as expert help, a SEBI regulated and affordable cost. The cost is also important because अगर cost ज़्यादा होगी तो how they are going to get the advice. Customers taking professional help get expert advice from SEBI regulated advisors at affordable cost, ensuring reliable and compliant investment management. So because it is SEBI regulated, right, costs are also affordable and reliable and compliant. Why compliant? Because it's been regulated by the Security Exchange Board of India, and they put checks on that. The DIY method of investments in mutual fund does not include. So DIY method अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करें म्यूचुअल फंड में, इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती. सो DIY का होता है डू इट योर सेल्फ. सो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स खुद ही सारी चीज़ें करता है, खुद इन्वेस्टमेंट्स को सर्च करता है, ढूंढता है, पब्लिक फोरम में जाता है, कोरा में क्वेश्चंस पूछता है, मैगजीन्स में सवाल पूछता है, ऑनलाइन जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेने की कोशिश करता है. सो दे आर डूइंग देमसेल्फ वाइल. सो इसमें कोई भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं करता है उनको डायरेक्टली, एंड they are doing it for themselves. So finding yourself the right investments, ये तो है because DIY खुद ही कर रहा है. Carrying out research related, carrying out the related research, so they are doing the related research themselves. Outsourcing the entire job to a company, we will check this out. Carrying out administrative work, ये भी खुद ही करता है. So इसमें ये वाला पार्ट है जिसमें आउटसोर्स नहीं कर रहा है सारे काम को. So they are called the DIY method of investments. So most of the people, young investors, now shifting to the DIY method. They think that they have a time for that. They do not want to pay the amount to other professionals. So they carrying out all the research themselves, and they also do the administrative work as well, checking whether the nomination, email, phone numbers and other things has been updated on that or not. The DIY method of investing in mutual fund does not include outsourcing and the entire job to a company, as it involves finding investments, conducting research, handling administrative tasks independently. तो ये सारे के सारे टास्क उसको खुद ही करने होते हैं DIY इन्वेस्टर्स को. The purchasing power of currency changes on the account of which of the following. So purchasing power of currency कैसे change होती है? We know that, ठीक है, time value of money के हिसाब से अगर हम देखेंगे, there is an inflation. सो आज कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है, सो आफ्टर 10 years 2-7% इन्फ्लेशन वही चीज़ आपको ज़्यादा महंगी मिलेगी. और वी कैन से द परचेसिंग पावर ऑफ 100 रुपीज़ हैज़ रिड्यूस्ड. ठीक है, वही 100 रुपये के जो हैं वो अब आपको कम चीज़ें खरीदने का देगा. सो इन्फ्लेशन से ही परचेसिंग पावर कम होती है. एसेट एलोकेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट और डाइवर्सिफिकेशन डज नॉट play that role to reduce the purchasing power of the currency. The purchasing power of currency changes due to inflation, which reduces the value of money over time, affecting the real returns on investments. What is the real rate of return? Return that investors get after payment of all expenses, return that investor gets after taxes, return that investor gets after adjusting the risk, return that investors get after adjusting inflation. So इसको हम शॉर्ट में तो रियल रेट ऑफ रिटर्न RRR और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न भी कहते हैं. सो अगर somebody has earned a return on investment 8% and inflation is 7%, so what people say 8 minus 7 is equal to 1%. So they will say 1% is the real rate of return. So ये कब होता है? जब आपका
रिटर्न से आप नॉमिनल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स से आप इन्फ्लेशन को रिड्यूस कर देते हो, पर इसका फॉर्मूला 8-7 नहीं होता है. द फॉर्मूला ऑफ द रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 1 प्लस रिटर्न और नॉमिनल रिटर्न डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन. ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है और आपको हो सकता है -1. So whatever value comes, it will be less than 1%, right? Is the real rate of return. So इसमें जो आंसर है वो लास्ट वाला ऑप्शन है, रिटर्न दैट इन्वेस्टर्स गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन. सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रियल रेट ऑफ रिटर्न. सो जनरली अगर आप देखोगे आपको इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन के बराबर मिल रहा है, सो यू आर नॉट एक्चुअली अर्निंग एनी रियल रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. पर जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा वो है कि आपको हमेशा ही रियल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स यू हैव, कि आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट्स चूज़ करा है और उसमें कितने रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हो सकती है. The real rate of return is the return an investor gets after adjusting for inflation, reflecting the true increase in purchasing power. When the interest rate in the economy increases, the price of existing bonds. मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया था एक चित्र बना के. This is the lever. यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट कहा था, यहाँ पे बॉन्ड के प्राइसेस. So if the interest rate in the economy increases, the bond prices decreases. So ऐसा होगा. You can say bond prices decreases. If the interest rate is here, bond prices will be decreases. Vice versa. The interest rate नीचे चले गए, bond prices will high. So you need to remember this picture. You will be able to answer. और inversely proportionate होता है, इसको हम कह सकते हैं bond prices inversely proportionate to the interest rate. So if the interest rate are reducing, the bond prices will be higher. So यहाँ पे increase हो रहा है तो ये decrease होगा. When interest rate in the economy increase, the price of existing bonds decrease because new bonds are issued at higher rates, making existing bonds less attractive. So ये भी एक है जिसमें नए बॉन्ड इशू होंगे हायर, मेकिंग एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स लेस अट्रैक्टिव. और इसमें एक फैक्टर और इंक्लूड होता है वेयर जैसे बॉन्ड एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो जितने भी पुराने बॉन्ड्स हैं दे विल बिकम मोर अट्रैक्टिव because they are paying the higher coupon. So people prefer the older bond where they are getting the higher interest rate. Dash is a safe haven asset class. Is it debt, gold, equity, shares? So क्या debt safe haven asset class है कि इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है? Gold, equity, real estate. So gold is considered a safe haven asset class because people prefer gold at the time of crisis. So crisis के time पे gold को रखा जाता है and that's why the gold prices increases most of the time when there is an uncertainty or high volatility in the market or globally. So gold is considered as a safe haven asset class because it retains value during economic uncertainty and market volatility. So gold in physical form. ऐसा नहीं है कि if you're buying gold ETF, though you are also getting your value also increases, right? You're buying a gold ETF, your value also increases, and the physical gold generally खरीदते हैं central banks of the country and buys the bond gold at that time, and it considered as a safe haven asset class. A greater portion of returns from conventional debt investment is generally through. So जो भी conventional debt investments हैं उससे जो रिटर्न मिलता है वो किससे फॉर्म में मिलता है? देखिए जब भी हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इक्विटी में ग्रोथ होती है, उसको हम कैपिटल
एप्रिसिएशन कह सकते हैं कि आपने कितना कैपिटल निकाला। डेट के केस में क्या होता है, कैपिटल गेन उतना नहीं होता जितना इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं, इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स हैं उसकी वजह से होता है, विच इज़ कॉल्ड द इंटरेस्ट इनकम. सो इंटरेस्ट इनकम इज द राइट आंसर फॉर दिस. Return from conventional debt investments are primarily through interest income, providing regular payments to investors. An expense of 50,000 in today's money terms is likely to be required in 3 years. Inflation is expected at 10%. How much will be the future requirement of money? आज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 50,000. हमें ड्यूरेशन दे रखा है टाइम 3 years, और जो इन्फ्लेशन है 10%. तो हमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी. तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर की पावर एन और टी. सो हेयर वी कैन से फर्स्ट वन वी आर गेटिंग दी राइट इंफॉर्मेशन. बाकी ये वाला जो है ये डिस्काउंटिंग में आता है. डिस्काउंटिंग मीन्स अगर इफ दिस इज अ फ्यूचर वैल्यू, अगर फ्यूचर वैल्यू ये है और इन्फ्लेशन 10% का है, तो आज हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू विद द डिस्काउंट रेट ऑफ 10% से निकाल सकते हैं. तो एग्ज़ाम में यहाँ पे टुडेज मनी की जगह पे फ्यूचर वैल्यू लिखा जा सकता है और फ्यूचर रिक्वायरमेंट की जगह पे आज के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बताया जा सकता है कि आपको आज कितना करना है. सो डू नॉट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन लैंग्वेज. पहले आपको क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना, नहीं तो आसान सा भी क्वेश्चंस का आंसर गलत हो सकता है. सो ट्राई टू रीड द क्वेश्चंस करेक्टली एंड आंसर इट. बिकॉज जब हम प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालें तो ये कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ चला जाएगा. तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर और एन is present value, and this will, the second one will be if the question language gets changed. But however in this question इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है. you see this is a question. ये आपने स्कूल के टाइम पे छोटी किताबों में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में. वहाँ पे अमाउंट को लिखा जाता है प्रिंसिपल 1 प्लस आर की पावर एन. इसी को हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड. इट गेट चेंज. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या फॉर्मूला होगा एक्सेल में, तो एक्सेल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है, राइट. एक्सेल में आपको इस जरूरी नहीं है कि इसी तरह से आपको इसको यूज़ करना है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो. और एक्सेल में ऑलरेडी फंक्शन होता है फ्यूचर वैल्यू का फंक्शन, एफ फंक्शन, फंक्शंस कह सकते हो या फॉर्मूला कह सकते हो. फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड ऑन दैट. While evaluating various investment products, divisibility should be assessed as a part of. So जब भी आप इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स को इवेलुएट कर रहे हो तो डिविजिबिलिटी मीन्स उसको आप डिवाइड कर पा रहे हो और किस में कैसे असेस करी जाती है. टैक्सेशन में नॉट टैक्सेशन तो तब होता है जब वो आप उसको रिडीम करते हो. इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स नॉट लिक्विडिटी. सेफ्टी इज राइट, वी आर लुकिंग फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर द डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी मीन्स मैं कितना उसमें से रिडीम कर सकता हूँ, हाउ मच. सो इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड 1 lakh in a mutual fund schemes, whether you will be able to redeem, you can divide it and withdraw 5,000 or 1,000 as per your requirement. So this is considered as a liquidity to be as a divisibility of various investment products. So अगर आप PPF में investments करते हो, right, if somebody is investing in PPF, ठीक है, उसमें जो divisibility है, liquidity अलग तरीके से लिखी जाती है. जहाँ पे भी लॉक इन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लॉक इन इन्वेस्टमेंट्स आपके टैक्स सेविंग के लिए होते हैं, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, उसमें डिविजिबिलिटी बहुत कम रहती है. पर जनरली अगर आपने एफडी करी है,
ठीक है, एफडी को आप पूरा तोड़ सकते हो पर डिविजिबिलिटी उसमें कम रहती है, सो वहाँ पे लिक्विडिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स आल्सो. So while evaluating investment products, liquidity involves assessing the ease of converting investments into cash. तो आप उसको कैश में कितनी जल्दी कन्वर्ट करो, इंक्लूडिंग द डिविजिबिलिटी ऑफ द एसेट. What needs to be evaluated for risk profiling? रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए आपको क्या चीज़ इवेलुएट करना पड़ता है? द नीड टू टेक रिस्क, कितना रिस्क लेने की ज़रूरत है, द एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड विलिंगनेस टू टेक रिस्क. सो ऑल दीज फैक्टर्स फॉर द रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो द आंसर इज 4, ऑप्शन डी. Risk profiling involves assessing the need, the ability, and the willingness to take risk. A complete profile helps in determining the most suitable investment strategy for the investors. So, which asset allocation gives the opportunity to take an advantage of market fluctuation? Strategic asset allocation, tactical asset allocation, both A and B, and none of the above. So which asset allocation to take the advantage of market fluctuation? तो market की fluctuation के accordingly आप कौन सा asset allocation choose करते हो? So we have discussed in the previously is the tactical asset allocations. जैसी market में कोई changes आता है, downfall आ रहा है, so और market ऊपर जा रही है, so tactically it is being shifted, right? So tactical asset allocation allows for short-term adjustments to the portfolio to take advantage of market conditions, as opposed to a strategic asset allocation which is long-term and relatively fixed. So a strategic asset allocation generally fixed रहता है, right? Fixed means equity और debt कितने portion में रखा जाएगा, और strategic asset allocation में fixed रहता है और tactical में उसको adjust करा जाता है. शॉर्ट टर्म जैसी मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करा जाता है. इफ़ द इंटरेस्ट रेट मूव्स डाउन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड वुड हैव मूव्ड. सो ये हमने पहले भी करा है इसी सेशन में. आई होप यू विल बी एबल टू आंसर इट दिस क्वेश्चन इफ़ यू हैव चेक्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चंस. इंटरेस्ट रेट जैसी मार्केट में down way, move down, the price of the bond would moved up, right? Inversely proportionate होता है, और we have seen in the pictures as well. Bond prices and interest rate have inverse relationships. इसमें एक inverse relationship होता है. When interest rate fall, existing bonds with higher coupon rates become more attractive, pushing their prices. The percentage target is also called as. So percentage target जो है किस में होता है? Strategic asset allocation, tactical rebalancing are both A and B. So generally fix जो percentage target है वो पहले से ही strategic asset allocation में रहता है. So strategic asset allocation sets long-term target for asset classes like equity, debt in a portfolio. These targets are based on investor risk profile and return expectations. The return on investment without factoring inflation is called. ठीक है, जब भी रिटर्न है जिसमें हमने इन्फ्लेशन को नहीं फैक्टर करा है उस रिटर्न को हम क्या कहते हैं? रियल रेट ऑफ रिटर्न? नो, बिकॉज इन प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस रियल रेट ऑफ रिटर्न में हम 1 प्लस नॉमिनल रिटर्न 1 प्लस इन्फ्लेशन को निकाल के कर रहे थे. नॉमिनल ऑफ रिटर्न, आई थिंक दिस इज द राइट आंसर. वी कैन ऑल्सो चेक अदर ऑप्शन. इंटरेस्ट रेट रिस्क नो, मार्केट रिस्क इज नो. सो उसको हम नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं. जो भी रिटर्न हमें किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिला है दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न. व्हेन वी एडजस्ट विद द इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं वो रियल रेट ऑफ रिटर्न बन जाता है. The nominal rate of return is the gross return of an investment before adjusting for inflation. In contrast, the real rate of return accounts for inflation and reflects the actual increase in purchasing power. Which of the following measures one may consider as a strategies for management of risk? कौन कौन से ऐसी चीज़ें जिसमें measures करे जाते हैं? Avoid
take positions or benefit from some event or development, diversify, all of the above. So ये चारों के तीनों के तीनों options सही हैं. So all three options are correct. So all of the above is the right answer. So managing investment risk involves several approaches: avoiding risky situations, taking calculated positions to benefit from opportunities, and diversifying across asset classes to reduce exposures. All these are valid risk management strategies. Investors tend to extrapolate the event into the future and expect a repeat. Such type of biasness is known as. So investors क्या कर रहा है, एक्स्ट्रापोलेट कर रहा है, मीन्स ये सोच रहा है कि ये जो इवेंट है ये फिर से रिपीट हो सकता है. हर्ड मेंटालिटी में तो हम देखते हैं भेड़ चाल. अगर कोई इन्वेस्टर्स या कोई कंपनी कोई स्टॉक्स को खरीद रही है वो भी हम खरीदने लग जाते हैं. रिसेंसी बायस में क्या होता है, जो भी रिसेंट इवेंट्स है उसके बेसिस पे हम चीज़ें करते हैं. ओवर कॉन्फिडेंस is the bias where we tend to extrapolate the event into the future and expect the repeat. Okay. Right, the answer is recency bias. Let me check that. So recency bias occurs when investors give more weight to recent events and assume they will continue. This can distort decision making, especially if the recent trends are unusual or temporary. So recency bias में जो भी recent में events हुई हैं, the investors giving more weightage to that events. So thinking that it will continue. So इसकी वजह से उनके जो decision makings हैं वो temporary हैं, unusuals हैं, right? Investors decide first and then look for data to support their views. Which kind of behavioral biases is this? Recency bias में हमने देखा ये events की वजह से रहता है. Familiarity में जिस चीज़ से हम familiar हैं, herd mentality में हम कहते हैं कि जो भेड़ चाल है उसके. Confirmation bias में हमने पहले से डिसाइड कर लिया है. We just confirming that information with somebody views. हम लोगों से पूछ रहे हैं, उसको confirm कर रहे हैं. And most of the time people do these biases. ये biases काफ़ी ज़्यादा होता है. herd mentality भी होता है because जो लोग चीज़ें खरीद रहे हैं हम भी वही लोग investments करेंगे. Confirmation bias में we have already decided. The investors have already decided and they are looking for others' views to support their decisions. So confirmation bias refers to the tendency of investors to favor information that supports their existing beliefs and to ignore contradictory data. This can lead to poor decision making as they are not objectively analyzing all relevant information. So अगर आप उनको समझाओगे जो भी confirmation bias से है, or they will not listen to you because they will ignore your contradictory information or contradictory views on that. So that's the end of the all the questions that we have discussed. These are the sample questions for chapter 1.